नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसके अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल मैं वो जो कबीरदास थे उनकी वाणी मैं सुन रहा था। वैसे कबीरदास के दोहे जब हम लोग पढ़ते थे तो बराबर वो उनको पढ़ने का, समझने का परीक्षाओं में भी प्रश्न आते थे तो उनके उपदेश और उनकी वाणी का भावार्थ लिखने को भी आता था परीक्षाओं में। लेकिन बहुत दिन के बाद अब पता नहीं आजकल जो उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या पंजाब की पाठ्य पुस्तकों में बालकों के लिए, विद्यार्थियों के लिए वो कबीरदास की वाणी है या नहीं, अब इसको मैं नहीं जानता। लेकिन उनकी वाणी में एक उपदेश है। उसका मतलब है कि ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा जब हम उसको जीवन में उतार नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े तो पंडित हो। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ जाते हैं हम लोग और बहुत बड़ा ज्ञान दे देते हैं, बहुत फिलॉसफी और दर्शन की बात कर डालते हैं या उसको झाड़ते हैं। लेकिन प्रेम कैसे करना है, हाँ, लेकिन प्रेम के जो मर्म को समझे और फिर उसको लागू करे, वही पंडित है, वही ज्ञानी है। और इतना तो सभी जानते होंगे कि ये कबीरदास की वाणी को ही हमारे गुरु नानक देव ने उसको आधार बनाया था और आपसी प्रेम का आधार ही जो है हमारे सिख पंथ का आधार है और जो कि हमारे कबीरदास की वाणी पर आधारित है। कबीरदास वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को भी और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को, दोनों को जो भी कमियां रहती थीं, बेबाकी से और निर्भीकता से, बगैर किसी के दबाव में आए हुए, बगैर किसी से डरे हुए, उनकी बुराइयों को दूर करके आपस में एकता का संदेश हमेशा देने की बात करते थे। और उन्हीं कबीरदास जो कि हमेशा आपसी प्रेम के लिए 2 ही बात बोलते थे कि प्रेम और ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक हो, अपा मन घमंड, अपना घमंड तोड़ करके ऐसी मैंने इस तरह की भाषा का, इस तरह की बोली का प्रयोग करिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का अपाक हो, औरों को शीतल करे, जो कि दूसरों को भी अच्छा लगे और आपों शीतल हो और अपने को भी अच्छा लगे।
तो ये मान लीजिए प्रेम का व्यवहार और प्रेम की भाषा पर बराबर बल दिया करते थे। वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज को भी बोलते थे, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन के समाज को भी बोलते थे, और उन्हीं की वाणी को आधार बना करके हमारे जो पहले गुरु हैं सिख पंथ के गुरु नानक देव जी, उन्होंने आधार बनाया। और यही बात वहाँ भी उन्होंने कहा कि अपनी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे कि अपनापन हो और प्रेम का व्यवहार। आज उन कबीर दास जो महान संत हैं, कभी भी मान सकते हैं, तो उनके उपदेश की हमारे इस भारतीय समाज को बहुत आवश्यकता है। अब हाँ, हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका है, हमारे भारतीय समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जिसके साथ ये देश का और हमारे भारतीय समाज का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि हजारों साल तक उसका शोषण, उसके साथ नाइंसाफी, अन्याय हुआ है, उसका आर्थिक शोषण हुआ है, उसका सामाजिक शोषण हुआ है, उसका शैक्षणिक शोषण हुआ है, और कभी कभी इज्जत का भी शोषण हुआ है। बाबा साहब इसी से यानी दुखी होकर के और इसी हमारे भारतीय समाज को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अभियान छेड़ा, और कभी भी अभियान छेड़ते हुए वो बदले की भावना से हमेशा वो बचते थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो इस समाज के साथ जो हजार साल तक एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी, बहुत बड़ा अन्याय, बहुत बड़ा शोषण हुआ है हर तरह से, तो हमारे इस समाज को एक बहुत ही प्रभावकारी और स्वस्थ मरहम लगाने की ज़रूरत है। बहुत चोट मिली है उसको। ये बराबर बाबा साहब ने वो पूरे भारतीय समाज को चेताया था। अब वो मरहम कैसा होना चाहिए ये भी उन्होंने भारतीय समाज पर छोड़ रखा था। देखिए, ये बात कई एपिसोड के माध्यम से बताया भी गया है और पुनः बताया जा रहा है, और आगे जब भी मौका मिलेगा तब भी बताया भी जाएगा कि आरक्षण की बात बाबा साहब ने कभी नहीं की थी, और जो संविधान में आरक्षण 10 साल के लिए लाया गया था, इन्हीं जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी वालों ने अपने वोट की खातिर उसको लाया। और यही नहीं, उसके 2-4 साल बाद ही शायद 1951 या 52 में उसमें से जो दूसरे पंथ के, खास करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के और ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के जो पिछड़े और गरीब तबके थे, उनको उस आरक्षण की व्यवस्था से इन जीएनपीसी वालों ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज वालों ने बाहर निकाल दिया। इसका जिक्र जो है हमने या भारतीय जनता दल ने पिछले किसी एपिसोड में बताया हुआ है कि इसको मैं भी नहीं जानता था, लेकिन किसी टीवी चैनल की परिचर्चा में वो शकील अहमद जीएनपीसी का, जो बिहार का है, वो बैठा था उसमें, और किसी ने यही सवाल कर दिया कि शकील अहमद जी ज़रा बताइए, क्या ये सही है कि आरक्षण की व्यवस्था में से जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो गरीब लोग हैं, जो ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के गरीब लोग हैं, क्या उसमें शामिल नहीं है? क्या वो निकाल दिए गए हैं? बड़ा घुमा फिरा करके इस बात को कबूला वो शकील अहमद जीएनपीसी वाला कि हाँ भाई, ये हमसे गलती हो गई। अब गलती कब हुई है?
1951-52 में कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के जो गरीब हैं, हमारे ईसाई आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के गरीब हैं, पता नहीं सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के गरीब भी उस आरक्षण में हैं या नहीं, इसके विषय में मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन दो का तो है। तो ये सब उसी खुराफाती दिमाग वाला JNPC के द्वारा वो निकाल दिया गया और आज तक वो शामिल नहीं किया गया। फिर ये तर्क दिया गया कि भाई धर्म के आधार पर वो आरक्षण नहीं हो सकता। तो हमेशा से भेद विभेद, देश में नफरत फैलाने की इसे JNPC जो इस देश की सबसे बड़ी शत्रु और दुश्मन है, सबसे बड़ी गद्दार है, उसकी करतूतें जो है हर पग पग पर आपको देखने को मिलेंगी। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई ये जो तबका है इसको एक मरहम लगाने की ज़रूरत है। वो मरहम कैसा होगा ये भारतीय समाज ही तय करेगा कि मरहम कैसा होना चाहिए। उसी संदर्भ में हमारे संत कबीरदास की ये उपदेश कि बहुत बड़े बड़े पंडित हो गए हैं, पढ़े लिखे, लेकिन सबको जो है उस पर तवज्जो न दे करके वो क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, वही पंडित है जो कि 2.5 अक्षर प्रेम की बात वो जो समझ गया, पढ़ लिया है और उसको लागू भी कर रहा है, उसको अपना भी रहा है। और फिर ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपम शीतल होए। वाणी भाषा आज इन्हीं दोनों की आवश्यकता है हमारे भारतीय समाज में। तो भारतीय जनता दल और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा वही तबका जिसके लिए हमारे बाबा साहब ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया था, उनके उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए। आज उसी तबके में कोई भी जाए, और मैं भी गया हूँ, उसकी सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उसको सम्मान की, उचित सम्मान उसको दिया जाए। वो सम्मान का भूखा है और प्रेम की वाणी का भूखा है, ये दो चीज़ की। और वही हाल हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के। और हम नहीं समझते कि हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में भी कुछ लोग होंगे जो कि हालांकि ये जो पिछड़े भारतीय भाई बहन वो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के ही अंग है, ऐसी बात नहीं, उनसे अलग नहीं है। इनके अलावा कुछ और भी तबके होंगे जिनको सम्मान चाहिए, जिनको प्रेम चाहिए, जिनको अपनापन चाहिए। सड़कें बहुत बन रही हैं, एक्सप्रेसवे बन रहा है, हाईवे बन रहा है, हाईवे का वो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह बनाया जा रहा है। और फिर वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का है, और फिर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल पार्क, भारतमाला, कनेक्टिविटी, ये सब हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं। वो नितिन गडकरी और जो पीयूष गोयल हैं मंत्री, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन सबके ऊपर है जो हमारा भारतीय समाज को एकता चाहिए, प्रेम व्यवहार चाहिए, और ख़ास करके हमारे संत कबीर दास की वाणी के अनुसार प्रेम का व्यवहार और ऐसी वाणी बोलिए कि वो अपनापन दिखाए और उनको सम्मान दे, इसकी परम आवश्यकता है। तो उन्हीं बातों को आधार बनाकर भारतीय जनता दल वो भारतीय एकता के लिए आज कोशिश कर रहा है। और उसी कोशिश में ये सभी भारतीय भाई बहनों से, विशेष करके हमारे हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष निवेदन है कि पूरे समाज में
एक अपनापन, एक सम्मान जो है सम्मानजनक बाड़ी बात व्यवहार से कम जो है ये हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने वाली जो है बातें, वो बातों को आगे बढ़ाइए। जैसा कि पहले भी बताया गया है, भारतीय एकता और भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव और उसी के आधार पर आपसी सहयोग, सम्मान, इखलाक, मोहब्बत, आपसी श्रद्धा, आपसी स्नेह, आपसी प्रेम, सभी कुछ भारतीयता आधारित होने की और परम आवश्यकता है। इस आवश्यकता को अब हमारे भारतीय भाई बहन भी महसूस करना जो है वो महसूस कर रहे हैं और इसका प्रचार भी हो रहा है, ये बातें फैल भी रही हैं। ये बड़े माने वो सुखद और हर्ष और एक सुकून का विषय है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी भी इसकी जड़ें जो है बहुत गहरी हैं नफरत की। तो ये भारतीय जनता दल ने बराबर ये कहा है कि तो हमारे शहीदों ने भी जो अपनी कुर्बानी शहादत दी है, भारत के संविधान भी कह रहा है कि हम सभी लोग भारतीय हैं। तो भारतीय मान करके और कबीरदास जो हमारे महान संत हुए हैं उनके उपदेश को भी अपना करके सबके साथ और ख़ास करके अपने भारतीय समाज के उस तबके के साथ जिसके साथ पिछले इतिहास में, भूतकाल में हजारों साल तक लगातार अन्याय हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत चोटें मिली, बहुत घाव मिला है। तो वो हमारा भारतीय भाई बहनों का समाज वो सम्मान का भूखा है, बराबरी के भाव का भूखा है और अपनापन के भाव का भूखा है। तो पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वो इसका एहसास दिलाए और भारतीय एकता को स्थापित करने में उसको आगे बढ़ाए। अब इस संबंध में भारतीय एकता से ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इसमें भारतीय आवाम ताकत दल को छोड़ करके जो कि समाज में जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर जो विखंडन, आपस में भेद विभेद, नफरत, तनाव पैदा करके राजनीति और सत्ता हथियाने की साजिश कर रही हैं, ऐसी सभी राजनीतिक दलों को भारतीय एकता से तकलीफ हो रही है। अब ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन जान भी लें और अब वो जानना शुरू भी कर दिए हैं और इस तरह की रिपोर्टें भी आ रही हैं कि बीजेपी के सिखाए पढ़ाए छुट भैये अब वो गांव में टहल रहे हैं और भारतीय एकता के खिलाफ दुष्प्रचार में लगे हुए हैं। अब ये उन पार्टियों को बताना पड़ेगा कि आखिर भारतीय एकता से उनको तकलीफ क्यों है। पूरे देश के लोग एक साथ रहें, उनमें एकता है, उनके लिए तकलीफ हो, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। और जिस पार्टी को तकलीफ हो रही है भारतीय एकता से, ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम खुद देखें कि जिसको भारतीय एकता से तकलीफ हो रही है, क्या वो इस देश में रहने का हकदार बन सकता है। जिसको इस देश में एकता से तकलीफ हो, भारतीय एकता से तकलीफ हो, उसको एक पल भी इस भारत की पावन धरती पर रहने का जरा भी हक नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे कह देने से उतनी बात नहीं बनेगी। यही बात
यानी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको भारतीय एकता से तकलीफ है, उनको जो ये मतपेटी वाला जो मतपेटी का, इलेक्शन का और ईवीएम मशीन का जो व्यवस्था है, उसके द्वारा उनको नस्ल में नाबूद करना होगा, तब जाकर के उनको देश के बाहर भगाना उनको आसान होगा। टीवी चैनल पर जब यानी परिचर्चा होती है तो उनकी परिचर्चाओं से ये बात बड़ी मुश्किल से निकल आती है कि इसमें कौन जातिवादी है, कौन जातिवादी नहीं है। जो घोर जातिवादी है वो भी जातिवाद के उसकी बातों से कदाप नहीं लगता है कि वो जातिवाद करता भी होगा। जो सपा के जो प्रवक्ताओं से जरा सुन लीजिए। सपा के लोग, आरजेडी के लोग, आरजेडी वाला जो लालू तो खुल के बोलता था MY मुस्लिम यादव, सीधे ये घोर जातिवाद का इससे घिनौना कोई रूप हो नहीं सकता। जो लालू प्रसाद ने MY की बात कही और उसको फार्मूला लगाता था चुनाव जीतने के लिए, और वही MY वाला फार्मूला ये जो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, वही लागू करती है। ये लालू प्रसाद की आरजेडी पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की, ये सिर्फ MY ही नहीं करते हैं, इनके संगठन में गुंडागर्दी बहुत है। जैसा कि बताया गया है, समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी से खुद अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव भी एक बार उसकी शिकार हो गई थी। और इसके पहले भी बताया गया था कि इसी प्रकार की गुंडागर्दी JNPC में भी है। JNPC में भी जो प्रियंका चतुर्वेदी प्रवक्ता थी, JNPC के गुंडों के द्वारा जो गुंडागर्दी या छेड़खानी से तंग आकर के प्रियंका चतुर्वेदी ने वो JNPC छोड़ दिया था। हालांकि उसके बाद फिर वो सांपनाथ से निकली और नागनाथ में चली गई, वो शिवसेना में। तो ये तो उसका विवेक है, उन बातों पर ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने को राष्ट्रवादी कहती है, वो अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा करके भारतीय एकता के विरुद्ध जो है वो गांव स्तर पर अभियान चला रही है। ये हमारे भारतीय भाई बहनों को समझा नहीं पा रही है कि भाई आखिर भारतीय एकता से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों है। भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रवाद की बात करती है। क्या राष्ट्रवाद के लिए भारतीय एकता क्या खतरा है, क्या उससे कोई नुकसान है, यह बताने में भारतीय जनता पार्टी जो अपने छोटे भाइयों को सिखा पढ़ा कर भेजती है, उसके माध्यम से बताने में पूर्णतः असफल है कि क्या राष्ट्रवाद के लिए भारतीय एकता क्या आवश्यक नहीं है। लेकिन बात इतनी सी सिर्फ नहीं है। असल बात यह है कि उनका राष्ट्रवाद ही झूठा है। वो तो राष्ट्रवाद मुंह पर चिपकाए हुए हैं, मुखौटा लगाए हुए हैं। उनका जो है वो वोट सत्ता हथियाने का उनका एक झूठा नारा था राष्ट्रवाद का, एक कपटपूर्ण छलपूर्ण एक नारा था वो राष्ट्रवाद का। और देश देख भी रहा है कि भाई राष्ट्रवाद का नारा लगा करके और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहन करके ये राष्ट्र का कितना नुकसान कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रवासियों, हमारे देशवासियों, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इन देश विरोधी ताकतों के हवाले छोड़ देते हैं।
और ये कायरों की तरफ बैठ जाते हैं। यह देश देख रहा है जिन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पर छल करके, कपटपूर्ण ढंग से झूठ बोल करके और ये वोट बटोरा है, वोट सत्ता हथियाई है, सत्तासीन हुए हैं, सत्ता का भोग कर रहे हैं और देश के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कि वोट तो लिया राष्ट्रवाद के नाम पर और सारी गतिविधि जो है राष्ट्र विरोधी से मतलब कि जितनी भी देश की खतरनाक गद्दार पार्टियां हैं, पार्टी ही नहीं, जो और भी इस तरह से जो संस्थान हैं, जैसे ये मीडिया, तो मीडिया में दो चार को छोड़ करके, खास करके एनडीटीवी, दो चार को छोड़कर बाकी सभी जो है वो चैनल, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक, एबीपी न्यूज़, न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 18 इंडिया और इंडिया न्यूज़, इंडिया टीवी तो अपने को कुछ राष्ट्रवादी दिखाता है, लेकिन वो भी बड़ी सफाई से जो है देश विरोधी ताकतों का पक्ष लेता है। और वही हाल जो है जी न्यूज़ का भी है, वही हाल जो है रिपब्लिक भारत का भी है। वो भी बड़ी सफाई से वो माने दिखाता है कि हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं। तो ये यही नहीं बल्कि जो प्रिंट मीडिया है, हिंदू है और आपका टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, और हिंदुस्तान टाइम्स का जो एडिटर इन चीफ है विनोद शर्मा, वो पक्का चमचा है उस जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी का, जो कि इस देश की सबसे बड़ी अभिशाप है। और इस प्रकार जो है तो वो नवभारत टाइम्स है, और जो दैनिक भास्कर, अमर उजाला, हितवाद और पंजाब केसरी, ये सब और छोट भैया की किस्म के सब जो है, ये द प्रिंट, द क्विंट, कारवां, द वायर, ये जो चार छोट भैया किस्म के हैं, ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के जो मीडिया हैं, जैसे लंदन से वो बीबीसी, गार्जियन, ये दो, अमेरिका से वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सब के सब जो है भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया है। उन्हीं से ये चारों मिलकर के द क्विंट, द प्रिंट, कारवां और द वायर मिलकर के भारत के खिलाफ हमेशा वो गतिविधि चलाते रहते हैं। यानी झूठी कहानियाँ, आधारहीन कहानियाँ, रचित कहानियाँ बना करके भारत, और पत्रकारों का वो गिरोह है। पत्रकारों का गिरोह में ये पहले भी बताया गया था। रवीश कुमार, निधि राजदान, निधि कुलपति, संकेत उपाध्याय, मनोरंजन भारती, श्रीनिवास जैन, और इस प्रकार से हैं वहाँ पर न्यूज़ 24 वाले, मानक गुप्त, संदीप चौधरी, और फिर इसके बाद अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, विनोद दुआ, आशुतोष, राजदीप शरद देसाई, बरखा दत्त, शेखर गुप्त, आरफा खानम, और ये सौरभ द्विवेदी, लल्लन टापवाला, उसके साथ जो है
एक अशोक वानखेड़े, राहुल श्रीवास्तव, उर्मिलेश, अजीत अंजुम, राणा अयूब, स्वरा भास्कर, आलोक जोशी, राहुल कंवल, कोई मोहन करके है, और वो प्रभु चावला, ये तमाम जो है जेएनपीसी के द्वारा पाले पोसे गए और इनको पैम्पर किए गए पत्रकारों का गिरोह है, जो कि जेएनपीसी के पक्ष में उस जो घोर गद्दार है राहुल, उसको प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में हमेशा भारत विरोधी, चूँकि ये मैंने ये सब समझ गए हैं कि भाई भारत को बदनाम करके और भारत के खिलाफ गद्दारी करके ही जो है जेएनपीसी को सत्ता मिल सकती है, तो उन्हीं गतिविधियों में हमेशा ये लगे रहते हैं। लेकिन ये सारी जो देश विरोधी तंजीमें हैं, संगठन हैं, संस्थाएं हैं, ये मोदी जी के राष्ट्रवाद के मुखौटे के नीचे ये अपनी गतिविधि चला रहे हैं। इतनी खतरनाक जो है ये खेल खेल रहे हैं मोदी जी और बीजेपी वाले देश के खिलाफ। ये समझने की आवश्यकता है। दूसरी ओर इसी जेएनपीसी के समर्थक जो है कट्टरवादी तत्व, वो हमारे जो पिछड़े भारतीय भाई बहन हैं, जिनके लिए हमारे बाबा साहब ने काफ़ी प्रयास किया था, आंदोलन चलाया था, उनके उद्धार के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको ये मैंने उसी बीजेपी में कुछ जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो इनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। एक और तो बीजेपी वो राष्ट्रवाद का मुखौटा वो पहने हुए है। ये हमारे माने पिछड़े भारतीय भाई बहनों का वोट भी वो वोट भी हथियाने की साजिश कर रही है। उस साजिश के तहत साथ सुना है कि वो शायद अंबेडकर पार्क 1000 करोड़ का लखनऊ में बनाया जा रहा है। सवाल इस बात का है कि बाबा साहब के नाम पर छलना, उनके नाम पर पार्क बनाने से क्या फ़ायदा है, जबकि बाबा साहब जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे थे, हमारे उस भारतीय समाज के, अपने भारतीय समाज के उसे पिछड़े जो भारतीय भाई बहन हैं, और उनको जो है ये बीजेपी के कुछ कट्टरवादी तत्व उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी, हालांकि कहने में हमको भी गंदा लगता है, हमको भी अच्छा नहीं लगता, हमको भी बहुत संकोच और हमको बुरा लगता है, लेकिन उन शब्दों से, उनको चमार शब्दों से, हर्जन शब्दों से संबोधित करने से ये बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी आदतें नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के कुछ जो कट्टरवादी तत्व। तो आखिर ऐसे तत्वों को पाल करके बीजेपी जो है वो क्या सम्मान देगी हमारे वो बाबा साहब के नाम पर जो है 1000 करोड़ का पार्क बनवा करके। ज़रूरत जो है 1000 करोड़ का उनके नाम पर पार्क बनवाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबा साहब जिसके लिए वो प्रयास कर रहे थे कि हमारे इस जो भारतीय समाज के इस तबके के साथ जो सम्मान का भूखा है, जो बराबरी का भूखा है, वो चीज़ उनको उपलब्ध कराई जाए। भारतीय जनता दल जो है बाबा साहब के सिद्धांतों को पूरे समाज में लागू करना चाहता है, और उनके नाम पर कोई पार्क की बात नहीं, उनका नाम तो बल्कि हर एक स्कूलों में, हर एक विद्यालयों में, हर एक संस्थाओं में उनका होना चाहिए आदर्श के रूप में। वहाँ तो हर एक स्कूल में ये दो गद्दारों की फोटो आपको मिलेगी, एक मोहनदास करमचंद गांधी के, दूसरा गद्दार नेहरू की। तो हम तो चाहते हैं कि भाई बच्चा जब सीखने जाए, शिक्षा प्राप्त करने जाए, तो हमारे अमर शहीदों, हमारे सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, उसके साथ जो है
बाबा साहब की भी फोटो होनी चाहिए, ताकि पूरा समाज जो है, ताकि समाज के जो बच्चे हैं जो शिक्षा लेने जा रहे हैं, उनकी शिक्षाओं से प्रेरित हो, और उनकी शिक्षाओं के आधार पर जो है ये समाज वो नए समाज का नए जज्बों के साथ उसका निर्माण हो। लेकिन अभी भी बीजेपी के मोदी जी के शासन में वो तमाम विद्यालयों में इन्हीं दो गद्दारों की फोटो लगी हुई है। तो ये जो गद्दारी कर रही है बीजेपी और मोदी जी, और ऊपर से उनके नाम पर पार्क, ये तो सरासर धोखा है। लेकिन हमारे सिर्फ धोखा कर देने से पूरी बात नहीं बनती है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, चाहे वो हमारे माने पिछड़े भारतीय भाई बहन हों, चाहे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हों, चाहे हमारे हिंदू सनातन वाले भारतीय भाई बहन हों, या अन्य पंथों के भारतीय भाई बहन हों, सभी लोग एक होकर के इन सारी शक्तियों को जो विभिन्न भेष बदल करके सिर्फ नाम बनाती हैं, उनको नष्ट में नाबूद करने के लिए मन में ठाने, मन में उसका दिखावा नहीं करना है। तब जाकर के ये अपनी असलियत भी आएंगी, अपनी औकात भी आएंगी। इसकी आवश्यकता है। तो भारतीय एकता के संबंध में और भी पार्टियां जो कि भारतीय एकता से परेशान हैं, सुनने में यह है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट, वो कौन है, प्रशांत किशोर, पीके प्रशांत किशोर, हालांकि पीके पर तो एक वो आमिर खान ने फिल्म भी बनाई थी, वो भी काफ़ी वो शिक्षा पर फिल्म थी कि ये पांथिक जो है पाखंड जो है भारतीय समाज को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इस पर वो एक चोट देने के लिए वो फिल्म बनाई थी वो आमिर खान ने। हालांकि आमिर खान का खुद का चरित्र जो है बड़ा वो संदेहपूर्ण है। समाज में जो नफरत फैलाने को तो नहीं कह सकते, लेकिन नफरत रोकने के लिए कुछ करते होते नहीं हैं। संदेह और आमिर खान का चरित्र जो है, जो टर्की हमेशा यानी भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भारत विरोधी हरकतें करता रहता है, टर्की उससे मिलने के लिए गए थे, और पता नहीं ये भारत सरकार या मोदी जी की सरकार उनको वीज़ा भी दे दिया। तो खैर मैंने अब ये बात जो है वो बॉलीवुड में घुस जाएगी, तो हम उसके विषय में नहीं। तो वो पीके एक फिल्म बनाए थे, सवाल की फिल्म बनाते हैं कि किसी और उद्देश्य से, लेकिन उनका खुद का चरित्र जो है वो समाज के लिए ठीक होता नहीं है। तो प्रशांत किशोर को लगाते हैं लोग, सुनने में आता है कि ये जो है शरद पवार प्रशांत किशोर से कह रहे थे कि भाई कि इसे वो भारतीय एकता का तोड़ निकालो। शरद पवार जैसे लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, जेएनपीसी के लोग खुद ये बताएं कि भारतीय एकता का तोड़ क्या हो सकता है। भाई भारतीय एकता को तो आप लोग तोड़ ही रहे थे, इसके पहले तोड़ क्या हो सकता है? तो और तोड़ना है तो और तोड़िए। भारतीय वाम ताकत दल तो इनको एक करने की बात कर रहा है, आप इसका तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारी आवाम जानती ही थी कि इसके पहले भी तोड़ रहे थे, और आज जब भारतीय एकता की मुहिम चल रही है, प्रयास चल रहा है चारों ओर से, तो आप कह रहे हैं कि इस भारतीय एकता की तोड़, तो भारतीय एकता की तोड़ भारतीय वाम ताकत दल ये करना चाहता है, उसका कोई तोड़ नहीं है, बल्कि उस भारतीय एकता में वो लोग भी शामिल हो जाए, शरद पवार भी शामिल हो जाए, उनकी पार्टी भी शामिल हो जाए, बीजेपी के लोग भी शामिल हो जाए, जेएनपीसी के लोग भी शामिल हो जाए, और इस भारतीय एकता को मजबूत करें। यही तोड़ है, और क्या तोड़ हो सकता है। लेकिन बात इतनी साधारण सी नहीं है। उनकी खुद की जो दुकान है, जो खुद की उनका जो धंधा, जो उनका तंत्र है, इस भारतीय समाज में भेद विभेद, नफरत और विखंडन के आधार पर आधारित है। तो उनका जो धंधा है
जिसको कि इन्होंने राजनीति का नाम दे रखा है, उनका जो धंधा, जो उनका तंत्र है, जो उनकी गतिविधियां हैं, भारतीय समाज में विखंडन पैदा करके वो नहीं रह पाएंगी, इसकी चिंता उनको है। इसलिए वो कहते हैं कि भारतीय एकता की तोड़ निकालिए। तो और इसमें सबसे ज़्यादा बेचैन कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाए हुए। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उसे पूछें कि आपके राष्ट्रवाद का क्या मतलब है कि जिसमें भारतीय एकता ना हो, यानी वो कैसा राष्ट्रवाद होगा जिसमें कि भारतीय एकता नहीं होगी। ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन इन नकली राष्ट्रवादियों से, जो बीजेपी वालों से जरूर सवाल करें। और इसमें खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन अब पूछना शुरू कर दिए हैं उनके भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए छोटे भाइयों से, जो कि गांव-गांव में घूम रहे हैं, जो कि भारतीय एकता से परेशान। तो कहने का मतलब यह है कि भारतीय एकता की जो रीढ़ की हड्डी है, जो मुख्य आधार है उसका, या पोस्टरेट है, वो है हिंदू मुस्लिम एकता। और हिंदू मुस्लिम एकता ये बहुत ज़रूरी है। और जो हिंदू मुस्लिम एकता हमारे स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 में जो स्थापित की गई थी, जिसे अंग्रेज भी दहल गए थे, और अंग्रेज इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए क्या क्या साजिशें की और कैसे कैसे अपने एजेंट बिठाए, और उन्हीं एजेंटों में कांग्रेस भी एक एजेंट रही हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो इन अंग्रेजी सरकार ने अपने किसी अंग्रेज ह्यूम के द्वारा वो ये कांग्रेस नाम की संस्था 1885 में बनवाई, जो कि मुखौटा तो पहनी थी कि वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन वह अंग्रेजी सरकार की दलाली और मुखबिरी के साथ साथ हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने के लिए वो बड़ी सफाई से अपनी गतिविधि वो चला रही थी। उसके कुछ नमूने का जो कि जानकारी देना जरूरी है। 1909 में जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, जिसमें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के लिए एक अलग मतदाता मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी, उसको इस कांग्रेस ने तुरंत मान लिया। और वहीं से 1909 से जो है अलग भारत को बांटने की, पाकिस्तान बनाकर भारत को बांटने की जो है नींव जो है इस कांग्रेस ने रख दिया 1909 में ही। और उसके पहले इन अंग्रेजों ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी। इन्हीं अंग्रेजों के संरक्षण में हिंदू महासभा बन गई 1921 या 22 में, और फिर इन्हीं अंग्रेजों के संरक्षण में 1925 में आरएसएस बनी। तो सभी कांग्रेस की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना, फिर हिंदू महासभा की स्थापना, और फिर इसके बाद आरएसएस की स्थापना, ये सब के सब जो है हिंदू मुस्लिम एकता, जो कि सबको वो अंग्रेज़ों को भी वो खटकती थी, इन कांग्रेसियों को भी जो है वो खटकती थी, और जो उनके एजेंट जो है हिंदू महासभा आरएसएस वाले, इनको भी ये सारे के सारे जो है अंग्रेज़ों के वो संरक्षण में सारी इस तरह की संगठन जो है तंजीमें ये बनाई गई। और ये कोई इतिहास उसको ढंग से पढ़े उस पर कि ये कांग्रेस के नेता वो कांग्रेस में भी मिलते थे, और वही जो है वो हिंदू महासभा में भी मिलते थे। कांग्रेस के नेता कांग्रेस में भी मिलते थे
और आरएसएस में भी मिलते थे। कांग्रेस के नेता कांग्रेस में भी मिलते थे, मुस्लिम लीग में भी मिलते थे। ये आपस में आया जा करते थे। जैसे कि आज आप लोग देखे होंगे कि बीजेपी और कांग्रेस में पता नहीं चलता कि वो कब वो कांग्रेस में कब बीजेपी में चला गया। और जिस दिन ये बीजेपी कमज़ोर हो जाएगी और ये एनपीसी थोड़ी मोटी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो फिर वो भरभरा करके ये भाग जाएंगे इस जेएनपीसी में। वही हाल जो है हिंदू महासभा, आरएसएस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में था। तो ये सब सारी ताकतें जो हैं हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करने के लिए, तोड़ने के लिए अंग्रेज़ों के संरक्षण में सब स्थापित की गई थी। तो इनसे जो है सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने में यदि थोड़ी कमज़ोरी दिख रही है तो तब तक ये आ गया असदुद्दीन ओवैसी। अब वो पैठ बना रहा है, जब जहाँ भी चुनाव हो रहा तो वहाँ घुस जा रहा है, वो दिखाने के लिए कि भाई हमारे समाज में जो है वो हमारे भारतीय समाज में यानी वो विखंडन करने की राजनीति सिर्फ जो है वो समाजवादी पार्टी नहीं चलाती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चलाती है, बीजेपी नहीं चलाती है। उससे ज़्यादा खतरनाक जो है ये जो है असदुद्दीन ओवैसी का गिरोह भी जो है समाज में विखंडन करके ये चलाता है। तो हमारा भारतीय जनता दल के सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों से निवेदन है कि इन सारी ताकतों को, जो कि इनका एक ही धंधा रहता है कि चुनाव जीतना, वो भी समाज में विखंडन के आधार पर, वो भले असदुद्दीन ओवैसी बोले कि हमसे वो प्रकाश राज भर से हम गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उसका मूल चरित्र तो नहीं वो बदलेगा ना। असदुद्दीन ओवैसी गिरोह का जो मूल चरित्र है कि समाज में विखंडन पैदा करके, और वो भी सिर्फ जो है आरएसएस के विरोध के नाम पर। और जबकि आरएसएस खुद ही आरएसएस के विचार खुद ही आधारहीन है। भारतीय जनता दल बार बार बता रहा है कि वो संगठन तो जरूर है, लेकिन उनके सारे विचार जो है आधारहीन है। अब वो या सुन लीजिए, वो हिंदू राष्ट्र की बात करता है। कहाँ भाई, कहाँ है हिंदू राष्ट्र भाई? अब अपने यहाँ तो भाई एक जो पूरा देश जो भारत के संविधान से चलता है, सारी संवैधानिक हस्तियाँ जो है भारत के संविधान की शपथ लेती हैं। ये भारत गणराज्य है और इंडियन रिपब्लिक है और एक वो लोकतांत्रिक देश है। और मैंने मतलब कि वो इंडियन रिपब्लिक है, भारत गणराज्य है और भारतीय गणतंत्र है। तो ये सब इसकी विशेषताएँ हैं और ये सब वो यथार्थ हैं। लेकिन इसके विपरीत क्या बोलता है आरएसएस? ये हिंदू राष्ट्र है। और यही नहीं रुकता है। वो कोई पूछता है कि भाई कहाँ पर है हिंदू राष्ट्र? अरे भाई, आरएसएस में यदि इतनी दम है तो मोदी जी से शपथ दिलवा दे कि भाई हम जो है वो हिंदू राष्ट्र के लिए वो शपथ लेते हैं। हम प्रधानमंत्री का शपथ जो है वो हिंदू राष्ट्र के लिए लेते हैं। है हिम्मत मोदी जी की या आरएसएस की उनसे ये शपथ वो दिलवा दे? लेकिन नहीं, शपथ लेंगे भारतीय गणतंत्र का और सारी खुराफातें करेंगे वो हिंदू राष्ट्र के लिए। कहने का मतलब यह है कि ये एक झूठा हमेशा बोलता है, उसी झूठ पर ये राजनीति करता है ये असदुद्दीन ओवैसी। तो जो चीज़ निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, जो मिथ्या है, उसी पर वो ये नफरत वो फैलाने का साजिश करता है वो असदुद्दीन ओवैसी। तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन बहुत गौर से समझें कि हमारे खास करके वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का वो तबका जो कि असदुद्दीन के मोह माया जाल में फंसा हुआ है, उसका शिकार बना हुआ है, उसको बाहर निकलवाने में, उसको दूर रखने में मदद करें, उसको बाहर निकालें। ये बहुत ज़रूरी है। असदुद्दीन के गिरोह को नष्ट में नाबूद करना, वो बगैर वोट के भी ये जो है बाहर करना बहुत ज़रूरी है। और ये जिम्मेदारी हमारी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर है।
कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो कि एक वो निराधार वाली बात पर आरएसएस का हवाला दे करके नफरत की गतिविधि या उसकी जो राजनीति करता है, और देश के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत घातक है। लेकिन इसके लिए मत पेटी पर, ईवीएम मशीन पर, बूथ पर, बैलेट बॉक्स पर वो डिसाइसिव एक्शन लेने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आप लोग जो है प्रतिबद्ध होइए, मन में ठानिए और इनको नस्ल में नाबूद करके करिए। इसके बाद देखिए क्या अच्छे ये परिणाम आते हैं। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।